हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान पार्ट 1 के 1 से लेकर कोई 6 तक क्वेश्चंस हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका कोई प्रश्न नंबर 7 है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लैंगिक जनन से जनन है कि कौन सी विधि होती है और लैंगिक जनन में किस प्रकार का जनन होता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न संतति होती है उसके जीवित रहने के अवसर अच्छे क्यों होते हैं, और क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो आइए उत्तर देखते हैं। तो आपका उत्तर है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि इस जनन में जीवों में गुणसूत्रों का विनिमय होता है, जिसके कारण उत्पन्न संतति में आनुवंशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और एक नए एवं विकसित गुण वाले जीव की उत्पत्ति होती है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संतति के विकसित जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि लैंगिक जनन से जो संतति या जो संतान उत्पन्न होती है उसके जीवित रहने के अवसर अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि लैंगिक जनन में आपका गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो आपके जो युग्मनज तैयार होता है उसमें आपका गुणसूत्रों का जीनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण जो उत्पन्न संतति जो नया जीव बनता है उसमें आनुवंशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं अपने जनक के मुकाबले में। यानी कि अपने जनक से इन जो आपके जो नई संतति है उनमें आनुवंशिक भिन्नताएं पाई जाएंगी, यानी कि वे अपने जनक से आनुवंशिक रूप से कुछ ना कुछ अलग होंगे और एक नए एवं विकसित जीव के रूप में उनका जन्म होता है। यानी कि उनमें आनुवंशिक भिन्नताएं होती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो अपने जनक से काफ़ी अच्छे होंगे। तो इसलिए जो इस प्रकार उत्पन्न जो संतति होती है उसके नए एवं विकसित गुण अधिक होते हैं और वे उच्च गुणवत्ता और उच्च गुणों से उत्पन्न संतति होते हैं। और यही कारण है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यह कथन कहाँ गलत होता है ये समझिए। यह कथन हर समय सही नहीं होता है। यदि अगर किसी जनक को कोई रोग है तो रोगग्रस्त जनकों के रोगग्रस्त होने पर संतति अर्थात आने वाली पीढ़ी में यह रोग स्थानांतरित हो जाता है। तो देखिए, अगर कोई जनक किसी रोग से पीड़ित है तो जो संतति उत्पन्न करेगा उस संतति यानी कि उस संतान में भी वो रोग चला जाएगा, जिसके कारण इसमें आनुवंशिक भिन्नता नहीं हुई। यानी कि जो जीव उत्पन्न होगा और जो जीव पहले से उन दोनों में एक ही प्रकार की बीमारी है। तो यह कथन जो है हर समय सही नहीं होता है कि जो आनुवंशिक गुण होंगे वो हमेशा भिन्न होंगे। अगर कोई जो जीव है वो रोग से ग्रसित है और वो संतति उत्पत्ति करने वाला है तो उसके शरीर में जो रोग है वो उस संतति में चला जाएगा, जिसके कारण उनके जीवित रहने के अवसर कम हो सकते हैं या ना के बराबर हो सकते हैं। तो यही कारण है कि आपका लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं और यह कथन हर समय सही नहीं होता है। अब देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है, अलैंगिक कायिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं तथा इसके द्वारा आपका उत्पन्न संतति आनुवंशिक आकारिकी में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन एक प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। देखिए, कायिक जनन ये को आप कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं और इसका इंग्लिश होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगुलेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन यानी कि एक तौर पर उसको अलैंगिक जनन भी हम मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन के फलस्वरूप जो कायिक जनन की विधि में जो है पौधे के किसी कायिक भाग से, यानी कि पौधे का कोई एक भाग, जो कायिक भाग यानी कि जड़, तने या पत्तियां, ये इन सबको हम कायिक भाग कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कायिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के किसी कायिक भाग से, यानी कि कायिक भाग यानी कि जड़, तना या पत्ती में से किसी भी एक भाग का अपने पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करना ही आपका कायिक जनन कहलाता है। और कायिक जनन में जो जनन की क्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले संतति जो जनक होते हैं वो केवल एक ही होते हैं और इनके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वो आकारिकी एवं आनुवंशिकी दोनों तौर पर अपने जनक के हुबहू समान होती है। अर्थात कायिक जनन के फलस्वरूप भी जो उत्पन्न संतति होती है वो अपने जनक के क्लोन होती है। अर्थात
अनुवांशिक एवं आकारिकी दोनों तौर पर अपने जनक के समान होती है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि कायिक जनन प्रारूपिक अलैंगिक जनन है, क्योंकि अलैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है। तो यही क्रिया आपकी कायिक जनन में भी होती है। कायिक जनन में जो जनन की क्रिया होती है वो पौधे के किसी कायिक भाग यानी कि पौधे का कोई भी एक भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती है, वो अपने पौधे से जो पितृ पौधा है उससे अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है और जो अनुवांशिक एवं आकारिकी दोनों तौर पर अपने जनक के हूबहू समान होता है। तो अर्थात यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि कायिक जनन एक प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका कह रहा है कायिक प्रवर्धन क्या है, कोई दो उदाहरण दे। देखिए हम लोगों ने पीछे जाना, कायिक जनन की क्या था क्वेश्चन, कि कायिक जनन के को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि आपका कायिक प्रवर्धन क्या है और उसके दो उदाहरण, यानी कि कायिक जनन क्या है और उसके दो उदाहरण जानेंगे। तो आपका उत्तर है, देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आपका उत्तर है जनन की वह विधि जिसमें पादपों के किसी कायिक भाग से या भाग द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, तो उसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुलेशन। ठीक है, तो कायिक जनन हमने पीछे भी समझा है, अभी भी समझ लेते हैं कि कायिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पादप के किसी कायिक भाग यानी जड़, तना या पत्ती किसी भी भाग द्वारा अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है या कायिक जनन कहलाता है। और देखिए किसी पादप से जो भाग पृथक होकर नए पादप का निर्माण करता है उसे प्रवर्ध कहते हैं। यह विधि कम समय में अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होती है। देखिए जो आपका मात्र पौधा है यानी कि जो मेन पौधा है जिससे अलग हो रहा है कोई भाग, तो जो भाग अलग होता है उस भाग को हम प्रवर्ध कहते हैं और यह पूरी प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। और यह जो विधि है, यह विधि काफ़ी सर्वोत्तम विधि क्यों है, क्योंकि इसमें कम समय में हम अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन कर सकते हैं इस विधि द्वारा। इसलिए कायिक प्रवर्धन जो विधि है वे काफ़ी लाभकारी होती है कम समय में अधिक उत्पादन के लिए। ठीक है, और देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और दूसरा कृत्रिम तौर पर कायिक प्रवर्धन होता है। समझ गए। अब देखिए प्रकृति का जो कायिक प्रवर्धन होगा उसके उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि तने द्वारा, जड़ द्वारा, मूल द्वारा, पत्तियों द्वारा जो प्रवर्धन होते हैं उसे हम ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहेंगे। और जो आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में कलम लगाकर और फिर उसका कलम लगाकर पौधे को कृत्रिम रूप से तैयार करके, यही क्रिया आपकी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में होती है। अब देखिए हम इसका कायिक प्रवर्धन के उदाहरण समझते हैं। तो आपका पहला है आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। देखिए आलू का जो आप बनता है, तो आलू कैसे बनता है, आलू के ऊपर एक वाइट टाइप का आप देखे होंगे आँख की तरह दिखाई देता है, तो वो जो आँख की तरह वाइट कलर का आलू के ऊपर रहता है उसे हम पर्वसंधियां कहते हैं। और इन्हीं पर्वसंधियों से नए आलू का निर्माण होता है और जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे पर स्थित अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। देखिए ब्रायोफिलम को हम कहते हैं पत्थर चट्टा। जो पत्थर चट्टा होता है उसकी पत्तियों के जो किनारा होता है उसके एज पे अपस्थानिक जड़ें यानी कि एक जड़ें पाई जाती हैं। देखिए जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूल जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। तो आपका ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जो पत्तियों से अलग होकर यानी कि जो मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। और यह दोनों उदाहरण आपका स्पष्ट करता है कि कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो यानी कि यह एक सर्वोत्तम उदाहरण है कायिक प्रवर्धन का। समझ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया क्यों। बड़े जीव यानी कि बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि आपके मनुष्य हुए, कुछ जानवर हुए हैं जो उच्च कोटि के हो। तो अब हम समझते हैं कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को क्यों पाया। समझते हैं। तो आपका उत्तर है, लैंगिक जनन जटिल व धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जनन के दौरान गुणसूत्रों में स्थानांतरण से पीढ़ी दर पीढ़ी नए लक्षणों का स्थानांतरण होता है। यह जनन की प्रक्रिया जैव विकास में काफी सहायक होती है। इन्हीं गुणों के कारण उच्च कोटि के जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। देखिए लैंगिक जनन जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल यानी कि काफ़ी हेवी और
ये धीमी गति से यानी कि स्लोमो में होने वाली प्रक्रिया है। जो अलैंगिक जनन होता है वो तो काफ़ी तीव्र गति से आपका कोई भी कोशिका विखंडित हुई और नए जीव की उत्पत्ति हो गई, लेकिन लैंगिक जनन काफ़ी धीमी प्रक्रिया है। इसमें पहले आपका युग संलयन होगा, युग्मक होगा, फिर युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूणपोष बनेगा, फिर उसके बाद उसमें विकास होगा, उसके बाद ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो वही कह रहा है कि लैंगिक जनन जो है वह जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है, काफ़ी जटिल एवं धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जनन के दौरान गुणसूत्रों का स्थानांतरण यानी कि जीनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि आनुवांशिक भिन्नताएं होती है, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी नए लक्षणों का स्थानांतरण होता है। यह जनन की क्रिया यानी कि जो लैंगिक जनन की क्रिया है ये जैव विकास में काफ़ी सहायक होती है। क्यों सहायक होती है भाई? क्योंकि ये इसके फलस्वरूप जो जीव की उत्पत्ति होती है वह हर एक जीव अपने पुराने जीव से कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ अपने पुराने जीव से, अपने जनक से उसमें विशेषता पाई जाती है, जो जैव विकास में काफ़ी सहायक होती है। इन्हीं गुणों से स्पष्ट है कि अपनी जटिलता के बावजूद भी जो बड़े जीव यानी कि उच्च कोटि के जीव या बहुकोशिकीय जीवों ने लैंगिक जनन को पाया। समझ गए? अब देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम और अदर क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बच्चों को बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।